हेलो गाइस, तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट चैप्टर जो हम कर रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम बेसिकली 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स या इकोनॉमिक टर्म्स कर चुके हैं। जो फिफ्थ इकोनॉमिक टर्म्स है वो है फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला फाइनल गुड्स देखते हैं। बेसिकली इसमें पढ़ने वाले क्या है कि फाइनल गुड्स होता क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, या इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर हमें 3 या 4 एग्जांपल दिए जाए गुड्स के और हमें क्लासीफाई करना हो कि इनमें से फाइनल गुड्स कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, तो हम उसे कैसे क्लासीफाई करेंगे वो सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम फाइनल गुड्स देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर द कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये वो गुड्स होते हैं जिसे या तो कंज्यूम कर लिया जाता है या फिर उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो कंज्यूम, फर्स्ट केस देखेंगे कंज्यूम कैसे किया जाता है। अगर कोई हाउसहोल्ड, कंज्यूमर हाउसहोल्ड अगर कोई गुड्स परचेज करता है तो ऑब्वियसली उसे वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उसे अपने कंजम्पशन के लिए ही उसे ख़रीदा होगा। तो अगर कोई कंज्यूमर हाउसहोल्ड खरीदती है कोई फाइनल गुड्स, तो वो कंजम्पशन के पर्पज़ से खरीदती है, खुद कंज्यूम करने के पर्पज़ से खरीदती है। लेकिन जो गुड्स परचेज फर्म करती है या कोई प्रोडक्शन सेक्टर या प्रोडक्शन यूनिट करती है, तो ऑब्वियसली उस गुड्स को वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करती है या फर्दर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है गुड्स परचेज बाय द फर्म, उसमें मशीनरी है। अगर कोई फर्म कोई मशीनरी खरीदती है तो ऑब्वियसली उस मशीनरी से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करेगी वो, या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जो मशीनरी परचेज बाय द फर्म वो इसका एग्जांपल हो सकता है। गुड्स परचेज बाय द फर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, जो कि सेकंड केस था हमारा किसी भी फाइनल गुड्स का। अब है कि जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज़ इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, तो किसी भी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये कैसे पता करेंगे? तो हम पता करेंगे कि वो जो फाइनल गुड्स है परचेज मतलब उससे कंज्यूम कौन करती है। तो वो फर्स्ट या तो कंज्यूमर हाउसहोल्ड करेगी फॉर कंजम्पशन, या फिर फर्म या प्रोडक्शन यूनिट करेगी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हम हाउसहोल्ड सेक्टर या कंज्यूमर हाउसहोल्ड है वो कितना एक्सपेंडिचर करती है ऑन फाइनल गुड्स के ऊपर कंज्यूम करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर करती है, उसको हम लेंगे। और जो फर्म या प्रोडक्शन यूनिट है वो कितना एक्सपेंडिचर करती है ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स के ऊपर, जिससे वो इन्वेस्टमेंट करेगी फर्दर। तो उन दो एक्सपेंडिचर को अगर हम मिला दें, कंज्यूमर हाउसहोल्ड के एक्सपेंडिचर को फाइनल गुड्स के ऊपर और फर्म या प्रोडक्शन यूनिट के एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए किसी गुड्स के ऊपर, या एग्जांपल था मशीनरी के ऊपर, तो कितना एक्सपेंडिचर करती है, तो किसी भी इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स पे, वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड इधर फॉर द रीसेल और फॉर द पर्पस ऑफ और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिस गुड्स को कोई जो कंज्यूमर है वो ख़रीदता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या फिर उस गुड्स से फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, या उस गुड्स का फर्दर प्रोडक्शन के लिए ख़रीदती है, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट केस रीसेल के केस में कैसे कंज्यूम किया जाता है वो हम देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कैसे आता है, लिखा गुड्स परचेज फॉर रीसेल। अगर गुड्स रीसेल के लिए ख़रीदा जा रहा है तो उसमें एग्जांपल इसका लेके समझते हैं हम। अगर कोई डेयरी शॉप मिल्क खरीदती है तो ऑब्वियसली उस मिल्क को वो फर्दर सेल करेगी। मिल्क खरीदी उसने पहले, परचेज़ की, और उसी मिल्क को फिर रीसेल करेगी। तो गुड्स परचेज्ड बाय दी डेयरी शॉप वो इसका एग्जांपल हो सकती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये बुक में लिखा हुआ था एग्जांपल, तो वो आपके लिए ठीक है। सेकेंड है गुड यूज्ड फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन, और वो गुड्स जिसे वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती है। तो ऐसे कौन से गुड्स होते हैं? अगर उसी मिल्क को अगर कोई प्रोफेशनल स्वीट मेकर या स्वीट शॉप वाले ख़रीदेंगे तो उस मिल्क से वो फर्दर स्वीट्स का प्रोडक्शन करेंगे, और उस जो स्वीट्स का प्रोडक्शन है उसे वो सेल करेंगे। तो मतलब फर्स्ट जो केस था रीसेल, मिल्क को जो ख़रीदा गया उसे उसी फॉर्म में बेचा गया रीसेल पर्पज़ के लिए। सेकेंड, जो अगर कोई प्रोफेशनल स्वीट मेकर उसे ख़रीदता है तो उससे वो फर्दर स्वीट्स बनाएगा, स्वीट्स का प्रोडक्शन करेगा, तो वो फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे ये वर्ड क्लियर हो गया, दोनों केस क्लियर है। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं।
ये एक है कि जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स में, वो क्या है कि दे आर हैविंग ड्राइव डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन दी डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स का जो डिमांड होता है वो ड्राइव डिमांड होता है, मतलब डिपेंडेंट होता है। ऑब्वियसली अगर फाइनल गुड्स का जितना डिमांड होगा उतना ही इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जो फाइनल गुड्स को ही हम इंटरमीडिएट गुड्स को हम फाइनल गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो फाइनल गुड्स का डिमांड जितना बढ़ेगा, हम इंटरमीडिएट गुड्स का भी डिमांड उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए उसको इंटरमीडिएट गुड्स के डिमांड को ड्राइव डिमांड बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है कि फाइनल गुड्स की डिमांड कितनी है इकोनॉमी में। अगर फाइनल गुड्स की डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा है तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स से ही फाइनल गुड्स बनती है। तो हम इसे और आगे देखते हैं, इसे डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, वह है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समझ गए तो हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस समझ पाते हैं। तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री इज़ द लाइन ड्रॉन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर। किसी प्रोडक्शन सेक्टर के अराउंड जो लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं। अगर कोई गुड्स उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जब तक वो उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तब तक वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है, और उस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आते ही वो गुड्स फाइनल गुड्स बन जाता है। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखते हैं यहाँ से, पर्सन ए प्रोड्यूस्ड कॉटन। कोई पर्सन ए है कोई पर्सन ए या कोई फार्मर है जिसने कॉटन की प्रोडक्शन की, जिससे पर्सन बी परचेज्ड द कॉटन फ्रॉम पर्सन ए और फार्मर ए एंड मेड थ्रेड आउट ऑफ इट। और उस कॉटन से उसने थ्रेड बनाया, और जो पर्सन सी है उसने पर्सन बी से वो थ्रेड खरीदे। पर्सन सी परचेज्ड थ्रेड एंड प्रोड्यूस्ड शर्ट्स एंड क्लोथ्स। तो ये अभी तक प्रोडक्शन सेक्टर ही है जहाँ पे किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसके अराउंड हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रोडक्शन सेक्टर के अराउंड जो ये लाइन है, इसी लाइन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। अगर कोई गुड्स इस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आते ही वो गुड्स फाइनल गुड बन जाता है। तो अब जो पर्सन सी ने जो शर्ट या क्लोथ्स का प्रोडक्शन किया, देखो जो कॉटन है ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है, जो थ्रेड है ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है, और जो शर्ट है वो भी अब तक इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अब जब इसे मार्केट में सेल के लिए ले जाया जाएगा और वो कंज्यूमर तक अगर ना पहुँचे तो कंज्यूमर से के पहुँचने तक वो फाइनल गुड बन जाती है, और कंज्यूमर से परचेज करती है तो वो फाइनल गुड कहलाती है। तो ये हाई हो आपको बहुत समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो हम देखने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में आप डिफरेंस कैसे बताओगे, किस बेसिस पे किसी गुड्स और सर्विस को क्लासीफाई करोगे। यहाँ तो हमें दिख गया कि कोई प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, तो हर बार ये प्रोडक्शन बाउंड्री आपको नहीं दिखेगी। तो वो केसेस कैसे हैं, तो उसमें हम देखते हैं जो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके बेस पे आप पता कर सकते हो कोई गुड इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल में जो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसके बेस पे आप बताओगे कि कोई गुड्स फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है, वो ये है
क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड्स अपॉन इट्स अल्टीमेट यूजर्स। कोई गुड्स फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, वो डिपेंड करता है कि उसे फाइनली या अल्टीमेटली उसे कंज्यूम कौन कर रहा है। और सेकंड जो है वो है लिखा है टिल द टाइम द वैल्यू इज एडेड टू एनी गुड इज कंसिडर्ड टू बी इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम इन दोनों को डिटेल में समझते हैं क्या है। जो फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है, कोई अगर हमें 4 या 5 एग्जांपल दे दिया जाए और क्लासीफाई करना हो कि उनमें से कौन से इंटरमीडिएट गुड्स हैं और कौन से फाइनल गुड्स हैं, तो उसमें हम ये 2 बेसिक प्रिंसिपल के बेस पे उस एग्जांपल को जज करेंगे। तो फर्स्ट है कि जो वो गुड्स है वो उसके अल्टीमेट यूज़र पे डिपेंड करता है कि उस गुड्स को फाइनली यूज़ कौन कर रहा है। अगर मिल्क है, अगर क्वेश्चन में लिखा है मिल्क परचेज्ड बाय दी डेयरी शॉप, तो आप वहाँ समझ जाएंगे कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो रीसेल के पर्पज़ से ले रहा है। और हमने अभी भी पढ़ा था कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है या तो रीसेल किया जाता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। तो अगर कोई डेयरी शॉप अगर उससे कोई मिल्क को ख़रीदती है, अगर ऐसा लिखा हो कि मिल्क परचेज बाय द डेयरी शॉप, तो हम समझ जाएंगे कि जो इस केस में जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और अगर सेकंड अगर हम देखें टिल द टाइम, वो क्या है कि टिल द टाइम द वैल्यू इज एडेड टू एनी गुड इज कंसिडर्ड टू बी इंटरमीडिएट। जब तक, इसका मतलब है कि जब तक किसी गुड में वैल्यू एडिशन की प्रोसेस चल रही है तब तक वो गुड इंटरमीडिएट गुड्स होगा। मतलब जब तक किसी गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है, उसके वैल्यू में एडिशन हो रहा है, तब तक वो गुड इंटरमीडिएट गुड्स होता है, अदरवाइज वो फाइनल गुड्स होगा। तो हम इसे यहाँ से देखते हैं। जो पर्सन ए है वो यहाँ से इजीली समझ में आएगा कि टिल द टाइम द वैल्यू इज एडेड टू एनी गुड इज कंसिडर्ड टू बी इंटरमीडिएट गुड्स, इसका क्या मतलब है। तो अगर पर्सन ए ने कॉटन का प्रोडक्शन किया, तो मान लेते हैं कि इसने 100 रुपीज़ पर केजी कॉटन लिया, कॉटन सेल किया बी को। अब बी जो उस 100 रुपीज़ कॉटन को जो थ्रेड बनाएगी वो मान लेते हैं ₹500 की होगी, 500 रुपीज़। और जो पर्सन सी जो फर्म है या प्रोडक्शन यूनिट है, अगर वो पर्सन बी से अब वो थ्रेड खरीदेगी तो वो 500 की होगी। इस 500 मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों है। तो अगर ये 500 जो ये 500 रुपीज़ है, अगर अब पर्सन सी खरीदती है तो इसके लिए 500 हो गई, या फिर इसमें अगर कॉस्ट ना मिला है तो ये 500 की जो गुड्स है ये इसे 600 में मिलेगी। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू एडिशन चल रहा है। यहाँ तक जो इस गुड्स की वैल्यू तो कम थी, नेक्स्ट स्टेज में उस गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, थर्ड केस में उस गुड्स की वैल्यू, थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन स्टेज में उस गुड्स की वैल्यू और बढ़ गई। और फाइनली जो ये पर्सन सी है, इसको जो सेल करेगी वो 600 को मान लेते हैं 1200 में सेल करेगी। तो यहाँ तक जो है इस जो कॉटन जो था ये इंटरमीडिएट गुड्स था, तो इसमें अब तक वैल्यू एडिशन चल रहा था। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में उसकी वैल्यू 100 थी, सेकंड स्टेज में 500 हो गई, थर्ड स्टेज में 600, और फोर्थ स्टेज में जब वो सेल करने जा रहे हैं तो वो 1200 की हो गई। तो यहाँ तक वैल्यू एडिशन की प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ तक जो है वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। और मान लेते हैं कि ये, अब देखो कोई फर्म जो है डायरेक्टली अपना गुड्स जो कंज्यूमर को बेचती नहीं है, तो वो फर्म जो है अपने गुड्स को होल सेलर के पास देती है, और होल सेलर से वो जाती है, होल सेलर के बाद वो रिटेलर शॉप या राशन शॉप में जाती हैं। और वैसे क्लोथ तो राशन शॉप में नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई गुड्स हम मान लेते हैं कि तो डायरेक्टली प्रोडक्शन फर्म से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जाती, बीच में इंटरमीडिएटर्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि जो पर्सन सी के बाद एक पर्सन डी है जो होल सेलर है, जो कंज्यूमर से उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो कंज्यूमर को बेचेगा। तो ये 1200 अगर जाती है तो ये 1200 जो है 1500 में हो जाएगा। तो जो पर्सन
डी होगा वो 1500 रुपीज़ में उस क्लॉथ को बेचेगा। तो अगर ये भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी अब इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा, क्योंकि इसमें अब तक वैल्यू एडिशन हो रही है। तो जब तक कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए, क्योंकि कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले उसमें जितनी वैल्यू एडिशन होनी होती है वो हो चुकी होती है। तो यही इसमें लिखा जा रहा है कि जब तक किसी गुड में वैल्यू एडिशन हो रही है तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। जब उसमें वैल्यू एडिशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है और फाइनली अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला, तब वो फाइनल गुड्स बन जाता है हमारा। तो अब यहाँ पे अगर पर्सन डी है जो कि होल सेलर है, तो अब उसे 1500 में उसने खरीदा तो उसे 2000 का बेचेगा। तो फाइनली जो 2000 रुपीज़ होगा जो बेसिकली कंज्यूमर के लिए है, जो कंज्यूमर के पास जाएगा 2000 रुपीज़ में सेल किया जाएगा। तो यहाँ तक पर्सन डी तक ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आ जाता है, और अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो वही बोला जा रहा है कि जब फर्स्ट हम एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ था कि कोई भी गुड्स कौन कंज्यूम करता है, डिपेंड करता है कि उसका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है। अल्टीमेट कंज्यूमर को देख के हम बता सकते हैं कि वो गुड्स फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इसका एग्जांपल दिया कि अगर कोई मिल्क डेयरी शॉप खरीदती है तो उसे रीसेल करेगी तो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसमें अभी वैल्यू एडिशन होगी। क्योंकि जो सेम यही चीज़ है कि जो डेयरी शॉप है अगर वो 50 रुपीज़ लीटर अगर मिल्क लेती है तो उसे 60 या 70 रुपीज़ लीटर कंज्यूमर को बेचेगी। तो जब तक किसी चीज़ में वैल्यू एडिशन होती रहती है तब तक वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है। सेकंड केस समझ रहे हैं हम, तो तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और हमने इसे यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पे आपको इस बेस पे आप ये जो दो प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल, इस बेस पे आप किसी भी एग्जांपल को या किसी भी गुड्स को आप बहुत ही आसानी से कंज्यूमर गुड, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर फाइनल गुड्स के केस में फाइनल गुड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं आसानी से कि कौन से फाइनल गुड्स हैं और कौन से इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्म हमारा क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्म है वो है कंजम्पशन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये हम देखेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स हैं ये फाइनल गुड्स के ही टाइप हैं। हमने पिछले इससे पहला जो 5th इकोनॉमिक टर्म था उसमें मैंने पढ़ा था कि जो फाइनल गुड्स होते हैं या तो वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं उसे हम कंजम्पशन गुड बोलते हैं, और इसे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम कैपिटल गुड बोलते हैं। इसे हम और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंजम्पशन गुड क्या है। तो इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। तो वो इसके कितने टाइप्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स के। अब इसमें कोई भी आप गुड्स ले सकते हो, और वो गुड्स की अगर हम कैटेगरी देखें तो उसके 4 कैटेगरी होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स को हम या कंजम्पशन गुड्स को हम बांट सकते हैं। तो फर्स्ट वो गुड्स जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस गुड्स को हम बहुत बार मतलब द गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 1 या 2 साल से ज़्यादा है, मतलब 5 साल 6 साल, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी है कि जो वो कंज्यूमर गुड या वो कंजम्पशन गुड जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ये गुड्स आते हैं। ड्यूरेबल वो गुड्स ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया। जैसे जो ड्यूरेबल गुड्स में रेफ्रिजरेटर हो गया, या और कोई भी गुड्स हम ले सकते हैं जो इसमें आ सकती है, एसी, डेजर्ट कूलर एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के फर्स्ट कैटेगरी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आती है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 1 ईयर होती है, तो उसको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, जिसमें ये सारे एग्जांपल्स हैं। सेकंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, अराउंड 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होती है। तो इसमें भी बहुत सारे गुड्स आ सकते हैं। अब इसमें आप एग्जांपल आप खुद देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। जैसे टेबल चेयर वगैरह जो होती है वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आ सकती है। टेबल चेयर, शूज़, या ये जो भी चीज़ें हैं जो अराउंड 1 ईयर और 1 ईयर से कम में ख़त्म हो जाती हैं, उसे हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। और थर्ड जो कैटेगरी आती है कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड्स की, वो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
जिस गुड्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम होती है, जिसे हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एंड थ्रो टाइप होता है, जिसे मतलब हम बहुत ही, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इसके अंदर वो गुड्स आते हैं जैसे बिल्कुल जो कंज्यूमर गुड्स हैं, व्हीट, जो फूड है आपका, फूड में व्हीट सीरियल्स आ सकता है, या फिर सोप आ सकता है, जो भी चीज़ें होती है जो वन टाइम यूज़ में ख़त्म हो जाती है, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आती है। थर्ड, सर्विसेज। अब ये गुड्स जो है, जो फोर्थ कैटेगरी है, ये जो सर्विस है ये इंटेंजिबल होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, ओनली विच कैन बी फील्ड। तो ये वो गुड्स होते हैं, सर्विसेज आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ये सर्विसेज होती हैं जनरली। तो ये भी कंज्यूमर गुड्स के अंदर ही आती है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो एग्जांपल में है, जो टीचर्स टीच करती है वो सर्विसेज है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। या बैंक सेक्टर में कोई आपको सर्विस दी जाती है, या फिर आप कैब की देख लीजिए, जो कैब्स होते हैं ओला उबर, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वन टाइम यूज़ होता है उसका, और वो हम उसे टच नहीं कर सकते। उस सर्विस जो है जो प्रोवाइड करती है ओला उबर, वो उसे हम टच थोड़ी कर सकते हैं। तो वो जो है सर्विस सेक्टर, या सर्विस सेक्टर की जो भी चीज़ें हैं वो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती है, जहाँ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने बेसिकली कंज्यूमर गुड्स पढ़ लिया। कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्ट कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करे, उसमें भी 4 कैटेगरी होती है। ड्यूरेबल गुड्स, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन अ ईयर। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वो गुड्स जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, अब अराउंड 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, लेकिन 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा नहीं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, वन टाइम यूज़ होता है, एक बार यूज़ करते हैं वो खत्म हो जाती है। अब एग्जाम्पल आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हो। सेकेंड है, जो फोर्थ है वो है सर्विसेज। जो सर्विसेज है नॉन मटीरियल चीज़ें हैं, या बोल सकते हैं इंटेंजिबल चीज़, जिसे हम देख नहीं सकते। ये जो 3 चीज़ें हैं, ड्यूरेबल गुड्स, रेफ्रिजरेटर वगैरह, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये तीनों टेंजिबल हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो सर्विस है ये इंटेंजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते ना ही छू सकते हैं, विच कैन ओनली बी फील्ड। तो हमने ये 4 कैटेगरी देख ली कंज्यूमर गुड्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू दोज गुड्स और फाइनल गुड्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो गुड्स होते हैं या वो फाइनल गुड्स होते हैं जिनका फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उसी के 2 कैटेगरी होते हैं। पहला हमारा कंज्यूमर गुड आता है, या कंजम्पशन गुड बोलते हैं हम उसे, और जो दूसरा आता है कैपिटल गुड है। तो इसकी डेफिनेशन हमने अभी देख ली और समझ लिया कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जिनका यूज़ या वो हमारी हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका एक फीचर है, इट्स ड्यूरेबिलिटी इज़ कंपेरेटिवली वेरी हायर देन द कंजम्पशन गुड। जो ये कैपिटल गुड जो फाइनल गुड है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कंजम्पशन गुड्स के कंपैरिजन में बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फाइनल गुड कंजम्पशन गुड कैटेगरी में आएगा और कौन सा फाइनल गुड कैपिटल गुड की कैटेगरी में आएगा? तो उसके लिए मैंने यहाँ ये गाइडिंग प्रिंसिपल लिखा है, सेम गाइडिंग प्रिंसिपल है कि अ फाइनल गुड कैन बी कंजम्पशन गुड एज वेल एज कैपिटल गुड। एक ही फाइनल गुड एक टाइम पे कंजम्पशन गुड और दूसरे टाइम पे वो कैपिटल गुड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स यूज। बस डिपेंड करता है कि उसका उस गुड्स का, उस फाइनल गुड्स का क्या यूज़ किया जा रहा है या उसके यूज़र्स कौन है। यूज़र बाय यूज़र उसका जो आइडेंटिटी बदलता है। तो जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल के बेस पे, एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे। अब ये रेफ्रिजरेटर अगर कोई हाउस होल्ड कंज्यूमर यूज़ करता है तब तो ये रेफ्रिजरेटर कंजम्पशन गुड कैटेगरी में आएगा। क्योंकि वो फाइनली उसे कंज्यूम करेंगे अपने सेल्फ यूज़ के लिए, अपने लिए कंज्यूम करेंगे उस रेफ्रिजरेटर को। लेकिन वही रेफ्रिजरेटर अगर कोई कन्फेक्शनरी शॉप या फिर वेजिटेबल प्रोड्यूसर खरीदता है तो वो रेफ्रिजरेटर उस केस में कैपिटल गुड हो जाएगा।
क्योंकि जो कन्फेक्शनरी शॉप या स्वीट शॉप होते हैं वो उस रेफ्रिजरेटर को फॉर स्टोरेज यूज़ करेंगे, और वेजिटेबल प्रोड्यूसर भी उसको स्टोरेज यूज़ करेंगे। वो अपने लिए स्टोरेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने सेल्फ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट और फर्दर प्रोडक्शन के लिए उस रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जा रहा है। तो सेम रेफ्रिजरेटर अगर हाउस होल्ड कंज्यूमर यूज़ करे तो कंजम्पशन गुड हो जाएगा, और वही रेफ्रिजरेटर जो कि फाइनल गुड है, वही फाइनल गुड जो है रेफ्रिजरेटर अगर कन्फेक्शनरी शॉप या वेजिटेबल प्रोड्यूसर वेयर हाउस की तरह यूज़ करे वेजिटेबल प्रोड्यूसर, तो वो जो रेफ्रिजरेटर सेम रेफ्रिजरेटर कैपिटल गुड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कैपिटल गुड अच्छे से समझ में आया होगा। कंजम्पशन गुड हमने अभी डिस्कस किया और इनके डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइडिंग प्रिंसिपल मैंने पीछे भी लिखवाया था, तो उसको आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दो गुड्स के बीच डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।